अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती है कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा कि जिस तरह से हमें ज़राअत के शोबे में तरक्की करनी चाहिए थी वो तरक्की हमने की नहीं। जिस तरह का आइडियल मौसम पाकिस्तान में और उसके अलावा जो हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है उस तरीके से हम फ़ायदा नहीं उठा सके। आम तौर पर आपको पता है कि मरदमशुमारी तो होती रहती है, यानी कि पाकिस्तान में जो कितने लोग आबाद हैं, कितना नंबर है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे कि 15 साल की अनथक मेहनत के बाद जो इदारा शुमारियात है उसने मुकम्मल की है ज़राअत और जो माल मवेशी या जो लाइफ स्टॉक जिसे कहते हैं उसमें जो सेंसस है उसको उन्होंने मुकम्मल किया है। उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं और जो तफसीलात आपके सामने रखेंगे तो हमें बेहतर अंदाज़ा होगा कि ज़राअत के शोबे में आज हम कहाँ खड़े हैं। तो शहबाज, उसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट है कि इस सेंसस के मुताबिक इस वक्त 93% हमारे जो किसान हैं उनके पास जो लैंड है वो लेस दैन 12.5 एकड़ है। व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट? ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि नंबर वन, जो पाकिस्तान के इनहेरिटेंस या दुनिया भर में एक जो इनहेरिटेंस का एक प्रिंसिपल है, जो ज़मीन है वो जब आगे ख़ानदान में तकसीम होती है तो उसकी जो लैंड होती है उसका साइज़ कम होता है, बस इतना कम रह जाता है कि बाद में अफोर्डेबिलिटी के सवाल आ जाते हैं। फिर कुछ लोग तो बेच के निकल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फिर रेंट पे दे के जो ज़मीन से किराया लेते हैं, बाकी कोई और वो काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ रिफ्लेक्शन इस चीज़ की है कि ये जो अगर 97% पाकिस्तान के जो किसान हैं उनके पास 12.5 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक फसल से दूसरी फसल तक बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। इतनी उनकी इनकम्स जो है इन लैंड से वो नहीं हो सकती जिससे अपने एक डिसेंट वो लाइफस्टाइल जो गुजार सकें। यही वजह है कि आप देखें जो पॉवर्टी के लेवल है मुल्क के अंदर, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि एग्रीकल्चर, जैसा कि आपको पता है, तकरीबन 1/4 पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो कंट्रीब्यूशन आती है वो एग्रीकल्चर से आती है और विद इन एग्रीकल्चर 3 बड़े सब सेक्टर्स हैं। अमूमी तौर पर यह ख्याल है कि जो फसलें होती हैं फसलों की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जो एग्रीकल्चर का शोबा है उसके अंदर जो सिर्फ फसलों की कंट्रीब्यूशन है वो 1/3 है और जो माल मवेशी है, जो लाइफ स्टॉक है, उसकी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 63% है और बाकी जो जंगलात हैं उसकी जो कंट्रीब्यूशन है कोई 3.5 या 3.6%। तो ये एक ओवरऑल एक चीज बता रही है। आपने कहा कि 15 साल की अनथक मेहनत के बाद ये सेंसस आया है। आखिरी जो इसका जो सेंसस हुआ था एग्रीकल्चर का 2010 में हुआ था, उसके बाद बल्कि उससे भी पहले जो लाइफ स्टॉक का सेंसस था वो 2006 में हुआ था। तो इस दफा इन्होंने ये किया कि लाइफ स्टॉक का, एग्रीकल्चर का और मशीनरी का, ये तीनों सेंसस थे, इनको इन्होंने कंबाइन करके एक फाइनल एक सेंसस दिया है। इसकी सेंसस ना होने की एक जो बहुत बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जो जीडीपी की ग्रोथ के नंबर्स आते हैं वो बड़े डिस्प्यूटेड थे। जैसे इस साल उन्होंने क्लेम किया कि जो इसकी लाइफ स्टॉक की जो ग्रोथ है वो 4.7% पर एनम है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आपने अमूमी तौर पर नंबर्स थे, एस्टिमेट्स लगाते थे कि जी किस सेक्टर में कौन से शोबे में, जानवरों में कितनी ग्रोथ है। लोग सवाल पूछते थे, गधों की बड़ी खबर आती थी कि मुल्क में साल इतने लाख गधे बढ़ गए हैं, तो क्या आपने एक गधा जाके गिना? तो सारा एक सर्वे बेस होता था। अब ये सेंसस है, तो जिस तरह अमूमी तौर पर सर्वे में बताया जाता है गधों की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वो भी बात ठीक नहीं है। तो देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शन जो हुकूमत की अपनी पैदा की हुई थी, वो इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसकी मेन हाईलाइट्स जो हैं अगर वो बता दें कि ये जो 7 सेंसस है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, ये क्या हमें बताता है? अगर चीदा उसकी अगर हम इसके मेजर नंबर्स देख लें, पाकिस्तान की 97% ऐसे किसान हैं जिनके पास कुल रकबा जो है उसकी मलकियत वो 12.5 एकड़ से भी कम है। इसमें अगर देखा जाए, वैसे अमूमी तौर पर कहा जाता है कि जागीरदार पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इस सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 16,958 जागीरदार और उनके पास जो जमीन है वो कुल रकबा जो है उसका सिर्फ 6.2% या ऑन एन एवरेज एक जो जागीरदार है उसके पास 215 एकड़ है। ये तो एक बड़ी बात है, बड़ी पिक्चर की बात है। इतने ज्यादा जागीरदार नहीं है पाकिस्तान जितने कभी होते थे। दूसरा नंबर, जो अगर 97% किसान है उनके पास सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन है, तो इसकी अगर फर्दर ब्रेकअप देखें, इसमें 26% किसान ऐसे जिनके पास 1 एकड़ का भी रकबा नहीं है। मतलब इतनी कम उनकी मलकियत है कि जहां पे उनकी जो आमदनी 1 एकड़ से कोई कितनी आमदन साल की ले सकता है। अगर वो 2 फसलें भी कर ले तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए काफी अपना गुजारा करना मुश्किल। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर उसका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम
प्रॉब्लम है दूसरा नंबर इसके अंदर ये है कि जो 2.5 एकड़ तक की जो लैंड है वो कितने लोग हैं, 35% किसान ऐसे जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे कम का रकबा है, और 5 एकड़ जमीन वाले जो किसान है वो सिर्फ 19% है, और 7.5% वाले जो तकरीबन हार्डली जो है वो 10% है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो इस वक्त जो पाकिस्तान में 12.5 एकड़ एग्जैक्टली जिसके पास 12.5 एकड़ जमीन है वो सिर्फ 7% के जो है जमींदार है पाकिस्तान के अंदर। तो इतनी छोटी लैंड होल्डिंग हो गई है कि जिसकी वजह से अब जो हमारा जो फार्मिंग के अंदर लोगों एक तो गुजारा करना मुश्किल है, दूसरा इसके अंदर फिर यील्ड जो होती है कॉर्पोरेट फार्मिंग करना, को बेहतर प्लानिंग करके फसलें उगाना, वो भी एक मुश्किल काम होता जा रहा है। एक और नंबर बड़ा अहम है सेंसस के अंदर कि जो अगर एक फार्म है, एक रकबा है, उसके जो अगर किसी एक मलकियत है तो उसका टोटल साइज क्या है। आज से 15 साल पहले 6 एकड़ के ऊपर एक फार्म था, अब उसका रकबा भी कम होकर 5 एकड़ के ऊपर आ गया है। कामरान इसकी जो बड़ी वजूहात है, अगर आप देखेंगे ये सब कुछ क्यों हो रहा है, पंजाब के अंदर या ओवरऑल जिस तरीके से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, जब आबादी बढ़ती है तो वो फिर नई सोसाइटीज बनती हैं, और अगर आप मोटरवे के ऊपर चलना शुरू करते हैं, आपको राइट लेफ्ट इस्लामाबाद की किसी भी साइड पे निकलना शुरू हो जाए तो आपको बहुत सारी जो ऐसी जो है जगह जहां पे पहले कुछ नहीं होता था वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं। तो खासतौर पर पंजाब के अंदर ये ट्रेंड देखा गया है कि जो होल्डिंग्स थी, जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए लैंड थी, उसका जो साइज है वो कम हुआ है। बाकी सूबों में बड़ा है, पंजाब में को 2-3 लाख एकड़ उसमें से कमी आई है। उसमें जो सबसे बड़ी एक रीजन भी है कि हमारे यहाँ एक तो किसी का विजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिस तरीके से ये एक्सपैंड हो रही हैं, और अगर आप देखें इस्लामाबाद रावलपिंडी को भी देखें, जीटी रोड पे चले जाएं, कभी आपको पहले बीच में से कुछ वीरान नजर आता था, अब ये तमाम शहर जो हैं गांव आपस में मिल गए हैं। और उसकी वजह ये है कि दुनिया भर में इवन चीन की एग्जाम्पल है, पाकिस्तान से कई गुना बड़ा, उसका एक सूबा जो है वो पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वहाँ पर उनके पास आज भी इतनी लैंड है, लेकिन वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बढ़ती वर्टिकल, कि यानी कि आप जो हाई राइज बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट है, अपार्टमेंट है, वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो बाकी लैंड है उसको बेहतर तौर पर ताकि इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई रेगुलेशन नहीं है। अब इसमें लाइफ स्टॉक वाले इशू पे भी आएंगे। लाइफ स्टॉक से पहले जो एक और चीज़ है कामरान, इसकी वो जो मलकियत है, अब तो हमने उसकी बात करेंगे लैंड होल्डिंग कितनी है। ट्रेंड अगर देखें ना, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास जमीन नहीं है फिर भी वो काश्तकारी करते हैं, उनका एक पेशा रहा है, देहातों में रहते हैं, उनके आबाओ-अजदाद करते रहे हैं। एक जो ट्रेंड एक और इसके अंदर जो नजर आया ना, जो वो लोग जिनकी अपनी मलकियत की जमीन है वो काश्तकारी करते हैं, वो पहले कोई 67 लाख थे, उस नंबर में इजाफा हो 1 करोड़ से ज्यादा एकड़ के ऊपर ये जो है वो कर रहे हैं। बट जो दूसरा नंबर है, जो लोग किराए के ऊपर जमीन लेकर जो काश्तकारी करते थे, उस नंबर में अच्छी खासी एक उसके अंदर कमी आई है, जिसका मतलब ये है दो बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये जमीन का जो किराया था वो बढ़ा है पिछले चंद सालों में, और दूसरा ये कि जो मुनाफा है उस तरीके से अब ज़राअत के अंदर नहीं रहा जितना पहले कभी होता था। इवन के हम तो बात करें ना 12.5 एकड़ वाले, 25 एकड़ वाले, जिसको अमूमी तौर पर कहा जाए 1 मुरब्बे के मालिक हैं, जिनको समझा जाता है कि बड़े जिम्मेदार हैं, उनका भी गुजारा इतना आसान नहीं है। तो दिस इज अ मेजर फैक्टर। लेकिन इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग में भी ये कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा है कि एक तरफ तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो शायद ज़राअत के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं ला, पहले लोग किराए पे ज़मीन लेकर के खुद भी कमाते थे और जो मालिक है उसको भी देते थे। लेकिन अगर आप पिछले 15 सालों में देखें 2010 के मुकाबले में, जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, उसमें इजाफा हुआ है। यानी कि 2010 में अगर 68 मिलियन एकड़ के ऊपर हमारी फसलें काश्त हो रही थी, तो ये बढ़कर ऑलमोस्ट 83 मिलियन एकड़ के पे पहुंच गए। तो ये क्या शो करता है? एक तरफ आप तो ये शायद हमें अंदाजा हो रहा है कि मे बी एग्रीकल्चर में लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फसलों की काश्त देखें तो वो एरिया इसमें इजाफा हुआ है। 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि वैसे एक यहाँ पे ओवरऑल जो लैंड जो अंडर कल्टीवेशन है वो 52 मिलियन है, ठीक है। अब जो क्रॉप्ड एरिया है वो 83 मिलियन है। तो ये नॉर्मली नजर आती है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि साल में किसान एक खेत से 2 फसलें भी ले सकता है, तो इसलिए 52 मिलियन अगर टोटल काश्तकारी का रकबा है तो फसल जिस पे उगाई गई है वो 83 मिलियन, तो आप उसके डबल काउंटिंग भी यहाँ पे होती है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। गंदम की फसल है, ये सब्जियां हैं, वो उसका कल्टीवेशन का पीरियड होता है वो कम होता है। अच्छा, अब इसमें डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी जो बंजर जमीनें थी वो भी तो आबाद हुई होंगी ना। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एरियाज हैं जो पहले अनकल्टिवेटेड
कल्टिवेटेड, उनको अब नॉन कल्टिवेटेड थे, अब उनको कल्टिवेट किया जा रहा है, तो उसमें एक इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। बट जो अपने फसलों की बात करें ना, फसलों का जो ट्रेंड अभी भी, गंदम चूंकि पाकिस्तान की बुनियादी, हम पाकिस्तानियों की स्टेपल फूड है, बड़े शौक से हम रोटी खाते हैं, तो उसका जो एरिया ऑफ कल्टिवेशन है, टोटल जितनी भी कल्टिवेशन पाकिस्तान में हो रही है उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। उसका तकरीबन 44% जो लैंड है उसके ऊपर गंदम उगाई जाती है पाकिस्तान में। चावल का जो है उसका जो रकबा है वो कम हुआ है, वो तकरीबन आप कह सकते हैं 14% से कम होकर 13% पे आ गया है। दो फसलें उनका जो इम्पैक्ट है उसको देखने की जरूरत है, उसकी कल्टीवेशन में खातर ख्वाह कमी आई है। एक तो है कपास। कपास किसी टाइम पे कामरन जो जितनी टोटल जो पाकिस्तान में कल्टीवेशन होती थी वो 14% रकबे के ऊपर कपास लगती थी। आज ऐसा नहीं है, ये आज 8% भी नहीं है। तो ये जो एक फास्ट इसके अंदर जो कमी आई है उसके एक फैक्टर तो ये कि लोगों को दूसरी फसलों की तरफ रुझान हुआ, फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज आ गए। आज इसकी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो एनुअल नीड्स हैं जो कपास की 12 से 13 मिलियन बेल्स की होती हैं सालाना, हम 5-6 मिलियन बेल्स जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ये एक नंबर 1 एक इशू है यहाँ पे जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है। और ये अब अगर आपने कपास को इंपोर्ट करके ही यहाँ पे टेक्सटाइल की सनत चलानी है, फिर तो हम एग्रीकल्चर मुल्क कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा नंबर है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक वजह कि कपास की कल्टीवेशन हमारे यहाँ कम हुई, कहा यह जाता था कि उसकी जगह जो वाटर इंटेंसिव जो गन्ने की काश्त है उसने ले ली। बट ये जो सेंसस बता रहा है इवन जो गन्ने की काश्त है वो एरिया भी कम हुआ है। उसमें इसको ऐसे भी देखा जा सकता है जैसे भी आप कह रहे थे कि जो कल्टीवेटेड एरिया भी उसमें 10 मिलियन एकड़ का जो है वो इजाफा हुआ है। सॉरी 1 मिलियन एकड़ का इजाफा, 42 मिलियन था, 10 मिलियन एकड़, 42 मिलियन से 52 मिलियन पे चला गया। तो एक तो वजह यह कि चूंकि रकबा बढ़ गया, बट उसकी अगर उसी उतने ही एरिया पे गन्ना लग रहा है तो उसकी परसेंटेज कम होगी। बट स्टिल जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ 4% के ऊपर पहले कल्टीवेशन होती थी गन्ने की, अब सिर्फ 3.3% पे हो रही है। लेट्स से अगर इसने जो किसान पहले गन्ना उगा रहा था आज भी उगा रहा है, पर उतना उसका इतना जो है ना वो शेयर ज्यादा, इसका जो इम्पैक्ट है जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। हाईली प्रॉफिटेबल ये कभी होता था एटलीस्ट किसानों के लिए, अब शायद उस तरीके से नहीं रहा। किसान की जो इश्यूज हैं गन्ने से रिलेटेड वो आज भी वही हैं। उनको टाइम पे जो है वो जो शुगर मिल्स मालिकान है वक्त पे उनको पैसे नहीं देते और बहुत सारे उनको इश्यूज का सामना करना पड़ता है। बट इंपॉर्टेंटली चीनी जो इससे बनती है उससे जो मुनाफा बनाया जाता है वो इतना ज़्यादा है कि इस सेक्टर की जो अहमियत है वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते। अभी जब इसी हुकूमत ने शुगर एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, फिर जब शुगर इंपोर्ट हुई तो इस हवाले से जब हमने खबरें की, प्रोग्राम भी किए, मामला नेशनल लेवल पे उठा। और पिछले दिनों जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि सिर्फ ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुई उसमें 300 अरब रुपया इजाफी शुगर मिल्स मालिकान ने बनाया। तो ये इसकी अहमियत और यही कहानी है। अच्छा, इसमें जो आखिर में जो जिक्र करते हैं कि ज़ाहिर है कि अब जो माल मवेशी हैं हमारे हैं कितने हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है कि अभी भी मेरे ख्याल में चलें अच्छा ही है कि हमारे यहाँ शायद जो जानवरों की जो एनिमल है उसकी तादाद हमारी आबादी से ज़्यादा ही है अभी 3.1%। अच्छा ही मेजॉरिटी में, लेकिन अगर वोट काट दिए जाए तो शायद इंसान फैसला करेंगे। इंसानों की जो एक तो तादाद ज़्यादा है उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा है। हमारी जो आबादी है इंसानों की पाकिस्तान में वो रफली कुछ 242 मिलियन जो हमारा लास्ट सेंसस था, 24 करोड़ 20 लाख अफराद के करीब हैं पाकिस्तानी। इसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन उसको एक्सक्लूड किया जाता है। अगर उसको भी इंक्लूड कर लें तो गालिबन 249 मिलियन है। अब उसके मुकाबले में जो जानवर है पाकिस्तान में वो इंसानों से ज्यादा है, 251 मिलियन जानवर हैं पाकिस्तान में। हमारे जो इंसानों के बढ़ने की रफ्तार है, हमारी जो आबादी बढ़ रही है वो 2.6% से बढ़ रही है। और मवेशियों की जो उसमें जो अफजाइश हो रही है, उनकी जो आबादी आगे बढ़ी वो 3.1% से हो रही है। तो इंसानों का मुकाबला जानवरों से बड़ी स्पीड से जारी है आबादी बढ़ाने के मामले में। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। हमने तो लाइटर टोन में बात कर ली। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, खित्ते में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से अब नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है उसके अंदर जो उसका 82% जो है शेयर है वो इसके आबादी की बुनियाद पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक इंसेंटिव नहीं है पाकिस्तान के अंदर आबादी को कंट्रोल करने का। माल मवेशी जो है उसमें ग्रोथ जो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि इसमें आपको दूध मिलता है, आपको गोश्त मिलता है, बट इट्स अ हेल्दी ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन हम भी उसी रेस में पीछे उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी हैं, बट मेरे ख्याल मेरे पास अब इतने ज्यादा टाइम नहीं नाज़रीन। अब पंजाब के अंदर तकरीबन 104
4 मिलियन मवेशी हैं, जिसमें जो बड़ी जो जानवर हैं उनकी उसमें भैंसें हैं, घोड़े हैं और गधे भी हैं पंजाब के अंदर काफ़ी। बलूचिस्तान में मवेशियों की तादाद तकरीबन 48 मिलियन है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो भेड़ों की है, शीप की है। नेचुरली वहाँ पे पानी का भी है और एक ड्राई वेदर है, उस वजह से जो शीप की वहाँ पे पैदावार ज़्यादा होती है, बाकी जानवरों की वहाँ पे अफजाइश कम है। बलूचिस्तान में पानी की कमी की वजह से और बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी इशू है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मवेशियों की तादाद तकरीबन 49 मिलियन है। ओवरऑल अगर इस सेंसस को देखा जाए तो ये हुक्मरानों के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए और ये सिर्फ वफाकी हुकूमत की बात नहीं है, ये बात है तमाम सूबाई हुकूमतों की। आईनी तौर पर एग्रीकल्चर एक सूबाई मामला है और ये जो सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं, ऑल द हुकूमतें तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इनहेरिटेंस है, वो अपनी जगह पे उसके मसाइल है, लेकिन एटलीस्ट जो फसलें हैं उसकी जो यील्ड है, उसकी जो पैदावार है, उसमें इजाफे के लिए हुकूमत जो है वो कोशिशें कर सकती है। और एक और जो नंबर हम जाते हैं ब्रेक से पहले आपको बता दें, बहुत बड़े दावे किए जाते हैं कि एग्रीकल्चर जो लोन्स हैं उसमें ट्रिलियंस ऑफ रुपीज सालाना दिए जाते हैं। कभी 2 ट्रिलियन का नंबर आता है, कभी 2.5 ट्रिलियन का नंबर आता है। यहाँ पे हम खबर ये दे रहे हैं कि ये जो 2.5, 2.7 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन जो भी नंबर होगा, जो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर लोन्स दिए गए हैं, इसमें कुछ लोन्स जो सनतों को दिए जाते हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। मतलब आपको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल लोन्स है वो एग्रीकल्चर लोन्स में कैसे शामिल हो रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये जो डाटा है इसको पब्लिक करना चाहिए। यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस की। वो कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से तरक्की करना चाहिए थी उसे उस तरह से नहीं की और उसकी एक बहुत बड़ी वजह, बाकी जिधर मर्जी आप सरमायाकारी करते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल की ब्रेक से पहले शहबाज बात करें तो ह्यूमन कैपिटल क्या है कि आप इंसानों के ऊपर कितना खर्च करते हैं, उनके ऊपर कितना सरमाया लगाते हैं। और जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है कि आप जो इंसानों के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपने उसकी तालीम को बेहतर बनाना है, उसको बुनियादी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो फराहम करनी है, फिर सेहत की क्या सहूलियात मुयसर हैं। और क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, एक बच्चा है तो उसका दिमाग उतने अच्छे तरीके से काम करेगा, फिर अगर आपकी अच्छी तालीम उसे देंगे तो वो बड़ा होकर के अपनी ज़िंदगी तो बेहतर बनाएगा ही बल्कि नेशन बिल्डिंग में भी बड़ा एक अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो हमारी जो लैक ऑफ प्रोग्रेस है उसमें एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है, क्योंकि दुनिया भर में एक क्लियर फार्मूला है, बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, कि जो पढ़ी लिखी कौमें हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर, आगे चल के उन्होंने ही ग्रो किया है। अब अगेन एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, जो मुझे चीज़ स्ट्राइकिंग लगी है। पिछले 4-5 साल से हम यही नंबर सुन रहे हैं कि तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख जो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, आज भी आउट ऑफ स्कूल है। मुझे ये हैरानी हो रही है कि हर गवर्नमेंट दावा करती रही, पिछले 5-6 साल से ये नंबर सुन रहे थे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें भी जिक्र किया गया, तो क्या वजह है इसकी? 2023 का नंबर ये लेटेस्ट नहीं है। आज जो बुनियादी तौर पर हम चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इस इतने बड़े ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस के बावजूद जो हुकूमतें हैं वो खर्चे क्यों नहीं कर रही हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर। इस चीज़ के भी बावजूद कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, IMF, उन्होंने अहदाफ, टारगेट, कंडीशंस रखी हुई हैं कि भाई ये खर्चे कर लो, तुम लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, हम नहीं सुधर रहे। आपने सही कहा, तकरीबन आपके 2 करोड़ 61 लाख बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। इनरोलमेंट रेट जो है प्राइमरी लेवल पे 91% है, वही इनरोलमेंट रेट जो है वो 83% पे गिर जाता है जाके मिडिल स्कूल के लेवल पर। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा एक परेशान कुन बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप क्या दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में देख रहा था, चंद माह पुरानी रिपोर्ट है, उसके अंदर जिक्र ये था कि हमारे जो एक 5वीं क्लास का एक बच्चा है वो दूसरी क्लास की किताब की स्टोरी नहीं पढ़ सकता। आधे बच्चे उसमें से, अगर 100 बच्चों का उन्होंने सर्वे किया है तो उसमें 50% ऐसे बच्चे और बच्चियां थे जो 5वीं क्लास में थे लेकिन दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते थे। तो दिस इज द अलार्मिंग कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। आजकल के बच्चे टिकटॉक और इंस्टा पे वो रील्स तो बड़ी बना लेते हैं, रील्स के ऊपर वो ज्यादा बच्चों को स्टेज के ऊपर, ये बहुत छोटे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज द सीरियस सिचुएशन। हेल्थ की साइड पे आ जाइए, वहां पे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो साउथ एशिया में सबसे कम है, पोलियो जैसी एक जो बीमारी दुनिया में खत्म होगी, पाकिस्तान
या अफगानिस्तान में बाकी दुनिया में शायद कहीं पे भी नहीं है। अब बात करते हैं नाज़रीन, जो मेन जो चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ये सारा बैकग्राउंड हमने आपको बताया, इसकी कितनी अहमियत है इस सेक्टर की, सोशल सेक्टर की। IMF ने ये जो माली साल खत्म हुआ है इसके लिए पाकिस्तान को एक हदफ दिया था कि आपकी चूंकि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर आपकी जो स्पेंडिंग है वो 2018 से माफ कीजिएगा वो मुसलसल नीचे जा रही है, तो इसको आप ठीक कीजिए। अभी जो नंबर सामने आए हैं, उन्होंने एक हदफ दिया था हुकूमत पाकिस्तान को, जिसमें वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतें थी, मिलकर आपने 2863 अरब रुपया खर्च कर रहा है। ये जो हदफ था हुकूमत के जो अपने बजट के अंदर एलोकेशंस थी उससे भी कम था, लेकिन हुकूमतों ने कोशिश की, फिर भी ये हदफ मामूली एक नंबर से मिस हुआ, सिर्फ 27 अरब से। चारों हुकूमतों ने, जो सूबाई और वफाकी हुकूमत ने मिलकर, पांचों हुकूमतें ने 2836 अरब रुपया खर्च किया। IMF का जो हदफ था वो तो मिस हो गया, बट ये कोई इतना बड़ा कोई मिसिंग एलिमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं जब बजट में हुकूमतें पैसे रखती हैं और फिर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं कि हेल्थ के लिए इतने पैसे रख दिए, एजुकेशन के लिए इतने पैसे रख दिए, हमने सबसे ज्यादा खर्च किया, KP ने कम किया, पंजाब बाजी ले गया। हकीकत, अब हकीकत की बात करते हैं। ये जो चारों सूबाई हुकूमतें और फेडरल जो गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर जो बजट में एलोकेशन रखी थी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर कंबाइन, हम आपको बता रहे हैं 3076 अरब रुपए का हदफ था और उसके मुकाबले में इन्होंने खर्चा किया 2836 अरब, हदफ से भी 240 अरब रुपया कम खर्च किया। बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, सोशल इंडिकेटर्स बहुत बुरे हैं। सरप्राइजिंगली बलूचिस्तान की हुकूमत का जो हदफ था उससे उसने 25 अरब रुपया इजाफी खर्च किया। अब कल्प्रेट्स कौन है इस सारे केस के अंदर? गवर्नमेंट ऑफ सिंध 153 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने हदफ से कम खर्च किया। 853 अरब का हदफ था, 670 अरब रुपया इन्होंने जो है इसके ऊपर खर्च किया। देन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 35 अरब रुपया हदफ से कम खर्च किया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है इसने भी 55 अरब रुपया हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हदफ से कम खर्च किया। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हदफ से ज्यादा खर्च किया। तो ये कामरान ओवरऑल अगर सूरत हाल है, नारे सबके हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान क्या होती थी? सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, हेल्थ, एजुकेशन। उनकी गवर्नमेंट 55 अरब माइनस, चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी गवर्नमेंट 35 अरब रुपया माइनस, सिंध की गवर्नमेंट मोर देन 150 बिलियन माइनस। जो बलूचिस्तान है वो हदफ से एक्सीड कर रहा है। और नतीजा ये निकलता है कि आपको पता है कि हाल ही में हमारे यहाँ मैट्रिक के रिजल्ट्स भी आए हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिजल्ट्स भी आए, तो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में हज़ारों तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं, आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में कि तमाम उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकें। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस मुल्क में उतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि आप उतने लोगों को अकोमोडेट कर सकें। और इमेजिन करें कि अगर ये हमारी इनरोलमेंट बेहतर हो जाए और इतना ड्रॉप आउट रेट ना हो, तो क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है कि आगे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ब्रेक पे जाने से पहले वेरी क्विकली कि पैसा क्यों हदफ से कम खर्च हुआ? तो नाज़रीन, जो सरप्राइजिंगली जो चीजें हमारे सामने आई कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। अगर आप पैसा खर्च भी करना चाहें तो सिस्टम में इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं है कि वो पैसा खर्च हो सके। सबसे बड़ी वजह ये है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब हम इस सेक्टर की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे। तालीम और सेहत की किसी भी कौम की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, उसकी ग्रोथ के लिए क्या अहमियत होती है, हम समझ नहीं पा रहे। और नंबर्स जो है वो ये हमें बता रहे हैं कि अभी भी रियलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत के उस इन्फोर्समेंट मैयर की जिसको उस मैयर से उसको पीछे हटना पड़ा और क्यों हटना पड़ा। क्या वाकई हुकूमत को इकदाम करने चाहिए तो जो उन्होंने पहले अनाउंस किए थे, या अब जो फैसला हुआ वो ठीक है? इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो बिजनेस कम्युनिटी या ताजरों से टैक्स लेना है। और बजट जो पेश किया गया था उसमें कुछ ऐसे इकदाम का ऐलान किया गया था जिसमें FBR को एम्पावर किया गया था कि वो इन ताजरों से जो उनका टैक्स बनता है वो ले सकें। और उसके लिए FBR को एम्पावर भी किया था कि अगर उनको शक पड़ता है कि कोई ताजर को बिजनेस मैन जो है वो टैक्स चुरा रहा है तो उसको इस शुबे के ऊपर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और एज यूजुअल शहबाज, हमें पता है कि ये ताजर जो हैं बड़े पावरफुल भी हैं, कभी हड़ताल की कॉल देते हैं या कभी जो पावर्स दैट भी हैं उन तक पहुंच जाते हैं। और नतीजा ये निकला है कि हाल ही में ये जो तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है इनकी मुलाकात भी हुई है आर्मी चीफ से, और उसके बाद अपेरेंटली जो गवर्नमेंट है वो अपने उस वादे से पीछे हट गई है और कुछ उन्होंने टिंकरिंग की है जो भी जो नया कानून था, ताकि कंसर्न्स जो हैं उनके एड्रेस किए जा सके। तो ये
गवर्नमेंट का दुरुस्त फैसला है या जो इनिशियली जो उन्होंने ये मेजर लिया था वो शायद प्रॉपर उन्होंने होमवर्क नहीं किया? पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 45वीं या 46वीं बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी है। तो क्या हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ये हदफ अपने ऊपर बना लें कि हमने अगले माली साल जब शुरू होगा, माली साल 2026-27, 1 जुलाई 2026 को पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के बराबर दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा? ऐसा नहीं होता। आपको जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उसको सामने रख के फैसले करने पड़ते हैं। जब ये बजट आया था उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये था, एक बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के जो है वो स्टेप्स लिए गए थे। उनकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक हो सकती है कि जी ताजिर है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो टैक्स नेट से बाहर है, हम लोग को टैक्स नेट में, लेकिन हम है ना, हम यहाँ पे बैठ के एडवोकेट करते हैं ये काम कीजिए, बट कैसे करना है, दैट इज द क्वेश्चन। क्या आपने एक ही दिन में नंबर 1 हो जाना या आपने ग्रेजुअली एक अप्रोच लेनी है? कुछ बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए। 3 बड़ी चीजों के ऊपर झगड़ा था कि एफपीआर को गिरफ्तारी का इख्तियार, द मोस्ट कंटेंटुअस इश्यूज ये था उसके अंदर। फिर दूसरा ये कि 2 लाख रुपए से ऊपर अगर कैश आप यूज कर रहे हैं तो उसका आधा जो है आपकी आमदन का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। मतलब यू डोंट डू इट लाइक दैट। आपने एक साइड पे 3 किस्म के अपने प्रॉपर्टी के रेट्स रखे हुए हैं, डीसी रेट है, एफबीआर रेट है और एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू है। वहां पे इनफॉर्मल कैश आप खत्म नहीं करते क्योंकि सबके इंटरेस्ट है वहां पे, और इधर आप कह रहे हैं हर चीज कैश में एक दिन में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। तीसरा चीज इनका था कि जो नॉन फाइलर्स होंगे, अब इलिजिबिलिटी की भी एक डेफिनेशन आ गई। पहले नॉन फाइलर होता, अब नाअहल की डेफिनेशन आ गई। वो जो है वो घर गाड़ी और कोई प्लॉट जो है वो खरीद नहीं सकेंगे। तो ये इन सारी चीजों के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी की अपनी रिजर्वेशंस थी कि यू कांट डू इट ओवरनाइट। तो ये इस मामले को सामने रखे नाज़रीन, ये चीजें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रही तो उसके बाद मामला जो है रावलपिंडी के सामने जाता है। और कैसे जाता है, इसका क्या बैकग्राउंड है और फिर क्या वहां पर डेवलपमेंट हुई, आइए सुनते हैं। एसएम तनवीर को ये बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही वॉज द पर्सन जिसको कॉल आई, फॉर्मर जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे गौहर एजाज, और उन्होंने फिर फील्ड मार्शल से इनकी मुलाकात करवाई। ये क्या कहते हैं ये जरा सुनते हैं। मेरे को कॉल आती है गौहर एजाज साहब की 20 तारीख को, 20 जून को, कि क्या मसला हो गया। मसला बहुत सीरियस है। 1 घंटे के बाद कॉल आई कि फील्ड मार्शल साहब कल आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। वहाँ जाकर हमारी मुलाकात हुई। वो मुलाकात कोई 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात थी। माशाल्लाह से सब ने बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा और बहुत अच्छे तरीके से ये केस लड़ा। मंजूर मलिक साहब ने बड़ा अच्छा केस को प्लीड किया। वहाँ पर मुझे बहुत खुशी के साथ में बात करूँगा, फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, एक बात। तो ये नहीं था कि पीए बैठ के लिख रहा है, वो अपने हाथों से लिख रहे थे। 2-2.5 घंटे उन्होंने डिटेल में समझा। 2-2.5 घंटे समझने के बाद उन्होंने थोड़ा सा अपनी नाराजगी का इजहार किया कि मैं 2 साल से बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर हम इनको डराएंगे तो ये काम कैसे करेंगे। जो बात हम कर रहे थे उन्होंने 2 घंटे में इतनी माशाल्लाह तेजी से ग्रैस्प की, इतनी तेजी से समझा कि उन्होंने इसको लेके आगे चले। जी नाज़रीन, आपने सुना एसएम तनवीर ने बड़ी तफसील से बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, और उस 2-2.5 घंटे की मीटिंग का रिजल्ट ये निकला कि जो बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद है वो वापस हुआ। कैसे हुआ, दोबारा फिर मामला SIFC के हवाले किया गया, और जब मामला SIFC के हवाले किया फिर कुछ मुलाकातें, उसका नतीजा ये निकला कि इस हफ्ते FBI ने 3 मुख्तलिफ जो है वो ऑर्डर्स निकाले हैं, जिसमें जो इख्तियारात था गिरफ्तार करने का उसके हवाले से एक कमेटियाँ बना दी गई, और कमेटियों में बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जब तक जो FBI का कमिश्नर है वो बिजनेस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सेटिस्फाइड नहीं करेगा कि वाकई यहाँ पे टैक्स फ्रॉड हुआ है, गिरफ्तारी नहीं होगी, विच इज अ गुड मेजर। उसके बाद दूसरी चीज, कैश के ऊपर जो झगड़ा था, यहाँ पे हुकूमत ने जरा कॉम्प्रोमाइज ज्यादा कर लिया। कैश के हवाले से अब ये फैसला हुआ कि कोई ट्रेडर जाके बैंक में कैश डिपॉजिट करवाएगा तो उसको डिजिटल या बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो समझा जाएगा, और जो मेजर परचेजेस गवर्नमेंट बैन करने जा रही थी कामरान, उसके ऊपर भी फिलहाल जो मामला उसको मौखर कर दिया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ प्लान करके की जाए उसकी वो जो ग्रेजुअल जो अप्रोच होती है दैट हेल्प्स, और इसके बाद
काफ़ी कुछ होता रहा। FBR के अंदर भी इस मुलाकात के बाद कुछ नाराज़गियों का भी इजहार किया गया, कुछ मनाने की भी कोशिश की, कुछ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की भी बातें निकली इस सारी मीटिंग के बाद। चलें, बहरहाल देखें, असल चैलेंज तो ये है गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने एक तो टैक्स जो अहदाफ है उसको भी पूरा करना है और जो लोग चुराते हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लाना है। लेकिन अगेन उसके लिए जो प्रॉपर तरीका यही है कि जब आप एक होमवर्क करके और तमाम अपने जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करके कोई भी कानून लाते हैं तो फिर आप पर कोई उंगलियां भी नहीं उठाता। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन का और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा है पाकिस्तान का वो आखिरी लम्हात में क्यों मुलतवी हुआ। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो सूरत हाल है उसकी अगर आप बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी तवातुर से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अब बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटे में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम से कम 2 इन्फिल्ट्रेशन की बिड जो दहशतगर्दों की तरफ से अफगानिस्तान से हो रही थी उनको नाकाम बनाया। योब के जो ज़िला है बलूचिस्तान का वहाँ से, और ISPR के मुताबिक एक 7 और 8 की दरमियानी शव वाक़या पेश आया और उसके अलावा फिर गुज़िश्ता रात भी ये जो रिपोर्ट किया गया उसमें पेश आया और 8 और 9 की जो दरमियानी शब है उसमें भी ये एक ऑपरेशन किया गया। तो कुल मिलाकर ISPR के मुताबिक 47 जो दहशतगर्द हैं वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और ये हालिया महीनों में ये तीसरा इस एतबार से बड़ा ऑपरेशन है जिस तरह कार्रवाई की जा रही है। और जो इमेजेस ISPR की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि शायद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और इन दहशतगर्द ग्रोहों की तरफ से जो तफसीलात भी सामने आई उन्होंने एक्नॉलेज किया है, एडमिट किया है कि उनके ये लोग मारे गए हैं जो पाकिस्तान में जा कर के दहशतगर्दी करना चाहते थे। तो शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में आप बेहतरी नज़र आ रही है, इंगेजमेंट भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं और अंदर दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कामन इसके अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान का इशू डिस्कस किया था तो उसमें एक चीज़ हमने ये हाईलाइट की थी कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ अब कोऑपरेट भी कर रही है और जो दहशतगर्द हैं TTP से जो बाकी जो इंडिया से रिलेटेड जो मामला हैं उसको वो टैकल भी कर रही है और उन लोगों को बॉर्डर एरिया से पीछे हटा रही है। ये जो अभी वेव आई है ये क्या उस जो उनकी कमिटमेंट थी उसके बावजूद आई है या चूंकि इतना ये बड़ा पोरस बॉर्डर है किसी जगह से भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और अफगान गवर्नमेंट अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रही है? इसमें जो एक चेंज नज़र आ रहा है कि देखें जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई है, यूजली जब भी अफगानिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो उसमें अफगानिस्तान से मुतालिक भी कहा जाता था कि हम उसे रिमाइंड करवाते हैं कि वो अपनी टेरिटरी इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आई है उसमें उस तरीके का जिक्र नहीं है। दिस मीन्स के पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जो कोऑपरेशन अफगानिस्तान के साथ जारी है उसमें उनकी तरफ से ताउन है। और 2 रोज़ पहले भी अफगानिस्तान के एनर्जी के एक वजीर हैं उन्होंने इंटरव्यू में पब्लिकली रेयर होता है एक्नॉलेज किया है कि यस जो TTP के लोग हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और हम मुसलसल उनसे ये कह रहे हैं कि आप जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि उसमें अफगानिस्तान कोशिश तो कर रहा है बट एट टाइम्स ऐसे केसेस भी हैं जहां पर ये जो दहशतगर्द हैं इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी कर रहे हैं, उनकी बात सुन भी नहीं रहे। तो इसमें एक ये फैक्टर है। दूसरी जो इससे रिलेटेड डेवलपमेंट है जो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक रीसेट या बेहतरी की वो बात कर रहे थे, तो उस सिलसिले में मंडे को यानी कि 4 अगस्त को अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान का दौरा करना था और 3 रोज़ा ये दौरा था और तमाम उनकी जो मीटिंग्स थी वो तय हो गई थी। लेकिन एट 11th आवर वो दौरा जो है मुलतवी हो गया। इनफैक्ट 3 अगस्त को शाम को आमतौर पर जब इस तरह के दौरे होते हैं तो एक दिन पहले दफ्तर ख़ारजा स्टेटमेंट जारी करता है। जो मेरी इत्तला है कि वो स्टेटमेंट भी रेडी थी कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे वो स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की गई और वजह ये बताई गई कि कोई टेक्निकल इशू आड़े आ गया है, जिसकी वजह से कोई प्रोसीजर और टेक्निकल इशू आया है कि वो विजिट जो है वो मुलतवी हुआ है। लेकिन दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी वजाहत नहीं की गई कि वो टेक्निकल या प्रोसीजरल इशू क्या है,
कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शो करता है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो रहे हैं। जो मेरी ज़िम्मेदार ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, दौरा बिल्कुल होगा। जो असल वजह बनी, आपको पता है कि आज भी क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत को इंटरनेशनली रिकगनाइज नहीं है, तो उनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी है जो मॉनिटर करती है इन तमाम ग्रुपों को, तो वो इजाज़त देती है। आप अप्लाई करते हैं कि आपने अगर ट्रैवल करना है, और अफगान तालिबान के जो लीडर्स ऑन एंड ऑफ विजिट करते हैं तो वो अप्लाई करते हैं, और तमाम जो यूएन सैंक्शंस कमेटी है तो वो फिर उसको अप्रूव करती है। और यूएन सैंक्शंस जो कमेटी है उसके वही मेंबर होते हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, यानी कि 5 परमानेंट, 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, और काम वैसे ही करती है, उसमें भी वीटो पावर होती है। तो एक इत्तला ये है कि एक तो बिल्कुल आखिर तक अमेरिका ने उस पर कोई फैसला नहीं किया था, और फिर आखिर में जाकर उन्होंने उसको वीटो कर दिया, इजाजत नहीं दी। मतलब वहाँ पे ये जो मीटिंग हुई बट फैसला नहीं, ये मीटिंग यूजली तो ये कमेटी है तो उसके जो भी वो प्रोसेस होता है उनका, कि जब भी आप इस तरह की आपने परमिशन लेनी होती है या कोई फैसला करते हैं तो उनकी मीटिंग होती है, या थ्रू सर्कुलेशन या जो भी वो काम करते हैं, तो वो उस पर होल्ड किया हुआ था अमेरिका ने, और फिर लास्ट मिनट पे उन्होंने वो इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से ये फिर दौरा जो है वो मुलतवी हो गया। अब इसमें जो सबसे अहम कैच है कि अगर वाकई अमेरिका ने ये वीटो किया है तो आखिर अमेरिका क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं अगर कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें रुकावट बन रहा है। उसकी एक रीज़न ये भी कही जा रही है कि शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मफाहमत करवाने में चीन का एक बड़ा कलीदी किरदार है, तो शायद अफगानिस्तान को या अफगान तालिबान को अमेरिका चीन के करीब नहीं देखना चाहता, एक उसकी ये वजह भी हो सकती है। जस्ट टू इसको वाइंड अप करते हैं, हमारे पास टाइम कम है, लास्ट वेरी ब्रीफली, अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं बावजूद यूएस के उसके वीटो करने के, तो उसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान और उनके लिए क्या होती है? नहीं, वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, तो आप उसको वायलेट करते ना, तो आपके ऊपर ये बाइंडिंग है तमाम जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है। एक शख्स जिसके ऊपर पाबंदी है, नहीं, क्या इन्होंने चाइना का विजिट किया था? चाइना का विजिट किया तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल, यही चीज कि इस दौरान क्या ऐसी चेंज आई है, वो चाइना भी जाते रहे हैं, वो यूएई जाते हैं, दोहा, कतर, सऊदी अरब, इनके लीडर्स जो हैं वो विजिट करते रहते हैं। अब इस केस के अंदर ऐसा अमेरिका ने क्यों किया है? क्योंकि आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग यही है कि इनको एग्जेम्पशन दे दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डी फैक्टो रिकग्निशन तो है ही है। बट इस केस के अंदर आखिर अमेरिका ने स्पेसिफिकली इस विजिट को क्यों रोका है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और इससे एक आपको ये भी अंदाजा होता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बज़ाहिर आपको ताल्लुकात में अगर एक गर्मजोशी नजर भी आती, लेकिन अमेरिका का कोई एतबार नहीं है, अमेरिकी सदर ट्रंप का कोई एतबार नहीं है, वो किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। और इस केस के अंदर अपेरेंटली जो अगर अमेरिका ने उसे वीटो किया है तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना चाह रहा था। और जो मेरी ज़राए से बात हुई है कि अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, अमेरिका को भी इंगेज कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम मिलकर अफगानिस्तान के साथ इस इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एज सुन एज पॉसिबल इसको रिजॉल्व करके कोशिश करेंगे कि ये विजिट जो है एज सुन एज पॉसिबल हो। आज के रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।